अब भैया अगला क्वेश्चन है विज्ञान का। विज्ञान का क्वेश्चन है आपका कि अगरबत्ती अगरबत्ती की गंध का हमें कैसे पता चलता है। अगरबत्ती की गंध का हमें कैसे पता, भाई क्वेश्चन है आपका अगरबत्ती की गंध का हमें कैसे पता चलता है। ठीक है भाई, अगरबत्ती की गंध का हमें कैसे पता चलता है, या अगरबत्ती गंध का संपूर्ण वर्णन बताओ। ठीक है, अगरबत्ती की गंध हो या सेंट की गंध हो या गटर की गंध हो, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है भैया। क्वेश्चन बदल के आ सकता है, कोई इसमें इश्यू नहीं आना चाहिए ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अगरबत्ती की गंध जब हमारे नाक तक पहुंचती है, नाक में एक क्रिया उत्पन्न होती है। अगरबत्ती की गंध हमारे नाक तक पहुंचती है, नाक में एक क्रिया उत्पन्न होती है, क्रिया में एक संवेग उत्पन्न हो जाता है, संवेग के माध्यम से ये गंध हमारे अग्रमस्तक पहुंचती है। संवेग के माध्यम से ये गंध हमारे अग्रमस्तक पहुंचती है। अग्रमस्तक पहुंचती है, अग्रमस्तक में एक भाग पाया जाता है, अग्रमस्तक में एक सूंघने का केंद्र पाया जाता है या भाग पाया जाता है। वो ये पता करता है कि भैया ये गंध अगरबत्ती की है या फिर गटर की है। इस कारण से हमें अगरबत्ती गंध का पता चलता है। ओके डन। क्या बोला हमने कि भाई अगरबत्ती की गंध हमारे नाक में पहुंचेगी, नाक में एक क्रिया उत्पन्न होगी, क्रिया उत्पन्न होगी तो क्रिया में एक संवेग उत्पन्न होता है, संवेग के माध्यम से जो अगरबत्ती गंध है जहां से कहां पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। क्रिया हुई, संवेग हुआ, संवेग के माध्यम से यहाँ पर पहुंच गई। तो भाई यहाँ पे एक केंद्र पाया जाता है सूंघने का, तो ये पता चल करता है कि भाई ये गंध दुर्गंध है कि अच्छी है, मतलब ये गंध गटर की है या फिर अगरबत्ती की है। तो इस कारण से हमें अगरबत्ती गंध का पता चलता है। ओके भाई, ठीक है पंकज। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे जंतुओं में छोटे छोटे जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रिया अधिक विकसित क्यों होती है। छोटे छोटे जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रियाएं अधिक विकसित क्यों नहीं होती। ठीक है भैया, छोटे छोटे जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रियाएं अधिक विकसित क्यों नहीं होती। तो सुनना भाई, छोटे छोटे जंतुओं में मस्तिष्क बहुत कम विकसित होता है, जो दिमाग होता है ना वो बहुत कम विकसित होता है। ठीक है, छोटे छोटे जंतुओं में मस्तिष्क बहुत कम विकसित होता है, वे भैया सारा कार्य प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा नियंत्रण करती है। ठीक है, सारा कार्य छोटे छोटे जंतु प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा नियंत्रण करते हैं। साथ ही उनमें सोचने समझने की भी क्षमता कम होती है ना। साथ ही उनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है, क्योंकि उनके उनके अंदर न्यूरल जाल उपस्थित नहीं होता, न्यूरल जाल नहीं पाया जाता। इस कारण से हम कह सकते हैं कि भाई प्रतिवर्ती की छोटे छोटे जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रिया अधिक विकसित होती हैं। क्या बोला मैंने कि भैया छोटे छोटे जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रिया अधिक विकसित क्यों होती है। छोटे छोटे जंतुओं में मस्तिष्क बहुत कम विकसित होता है, मतलब मस्तिष्क विकसित नहीं होता ज्यादा। क्यों? क्योंकि वे सारा कार्य प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा नियंत्रण करती है। साथ ही उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न्यूरॉन्स जाल नहीं पाया जाता, न्यूरॉन जाल की अनुपस्थिति होती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रिया अधिक विकसित होती है। भाई पंकज एक और समझा दो। चलो क्वेश्चन है, छोटे छोटे जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रिया अधिक विकसित क्यों होती है। क्यों छोटे, अब वो बोलेंगे छोटे छोटे जंतुओं में दिमाग नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता, मतलब बहुत कम विकसित होता ही नहीं करेंगे सबसे पहले। वे सारा कार्य किससे करती है, इससे करती है प्रतिवर्ती क्रिया से नियंत्रण।
सारा कार्य किससे करती है? प्रतिवर्ती क्रिया से नियंत्रण करती है और उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है। मतलब सोचने की जो सोचना समझने की क्षमता भी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न्यूरॉन्स जाल नहीं पाया जाता। न्यूरॉन्स जाल एक ऐसा जाल है जो अपने सोचने समझने की हमको क्षमता प्रदान करता है। तो इस कारण से छोटे जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रिया अधिक विकसित होती है। चलो भैया अगला क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखो। अनैच्छिक क्रियाएं क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखो। ठीक है, ये पार्ट 6 चल रहा है भैया, इसका पार्ट 6 के क्वेश्चन है सारे ये। ठीक है, पार्ट सारे 6 के क्वेश्चन है भैया, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से। इन दोनों में से ये वाला इंपोर्टेंट है कि अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखना। तो सुनना भैया, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रिया होती हैं जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती। जैसे कि हृदय का धड़कना, यानी कि हृदय का धड़कना और नब्ज का चलना, ये भैया परमानेंट चलती रहती है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। वो परमानेंट धड़कता ही रहता है। जब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में नहीं पता, काउंट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। फिर आता है भैया क्या बोल रहा था मैं? अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। हृदय का धड़कना, नब्ज का चलना। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसके अनुसार व्यक्ति के अचानक हुई उद्दीपन, अचानक हुआ दुर्घटना को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति कहीं बैठा है, अचानक पत्थर का गिरना, मुंडी पत्थर का गिरना और भैया पैर में कांटे का चुभना, एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अचानक हुई हलचल, व्यक्ति के अंदर अचानक हुई हलचल या व्यक्ति के अंदर अचानक हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। व्यक्ति कहीं बैठा है, ऊपर पत्थर का गिरना, पैर में कांटे का लगना, तो यह क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। फिर आता है भाई प्रतिवर्ती सॉरी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जा सकती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है और प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है पंकज, एक बार और हो गया, समझ में आ गया तेरे को? एक बार और समझा दें, चल भाई। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखना है। तो भैया अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, जैसे कि हृदय का धड़कना और नब्ज का चलना। ठीक है भाई। फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें अचानक हुई हलचल या अचानक व्यक्ति के साथ हुई दुर्घटना को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सर पर पत्थर का गिरना, पैर में कांटे का चुभना। ठीक है भैया, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा, अनैच्छिक क्रियाएं पर मस्तिष्क है इसके द्वारा नियंत्रण की जा सकती है, मगर प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित। ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होती है और ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल। आई पंकज? हाँ भाई, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान बेटा है। सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पार्ट है तुम्हारा 6। क्वेश्चन है भैया, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो। भैया स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं भैया। पहला है सार्वजनिक उद्योग,
दूसरा है आपका निजी उद्योग, सॉरी, हाँ, निजी उद्योग। तीसरा है आपका संयुक्त उद्योग, और चौथा है आपका सहकारी उद्योग। ठीक है भैया, ये भैया स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। बोला सर सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसमें जिसका दारोमदार जिनकी पूरी भैया बागडोर सरकार के हाथ में होती है, उसे हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जिनकी पूरी बागडोर, वो वह उद्योग जिसकी पूरी बागडोर सरकार के हाथ में होती है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे कि सरकारी एजेंसियां, जैसे कि सरकारी रेल डिपार्टमेंट, पूरा बड़े बड़े हाईवे, ये भाई क्या है? सरकारी सार्वजनिक उद्योग है। फिर भाई दूसरा आता है तुम्हारा निजी उद्योग किसे कहते हैं? तो भाई निजी उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसका मालिक स्वयं व्यक्ति होता है, उसे हम निजी उद्योग कहते हैं। जैसे कि छोटे छोटे उद्योग, ठीक है भाई, छोटे छोटे उद्योग भैया, छोटे छोटे भैया दुकान डाल के भाई व्यक्ति व्यवसाय करता है, रोजगार बनाता है, उसको ही कहा जाता है सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग। छोटे छोटे उद्योग जैसे कि किराना की दुकान, ठीक है, राशन पानी की दुकान, मूंगफली बेचने की दुकान, तो ये क्या है? निजी उद्योग है, इनका मालिक स्वयं है व्यक्ति, जानोगे। फिर है बेटा आपका संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं? तो भैया सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योगों को मिलाकर, सार्वजनिक उद्योग प्लस निजी उद्योग को मिलाकर बनने वाले उद्योग को क्या कहते हैं? संयुक्त उद्योग कहा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोलोगे दो उद्योग से बनने वाले उद्योग को संयुक्त उद्योग कहते हैं, जिसमें आता है सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, जाने होगे। फिर आता है सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? भैया सहकारी उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसमें उत्पाद और श्रमिक दोनों की भागीदारी हो, उसे हम सहकारी उद्योग कहते हैं। उत्पाद और श्रमिक, बोले उत्पाद कौन? उत्पाद मालिक, श्रमिक कौन? काम करने वाला, दोनों की भागीदारी होगी तो वो सहकारी उद्योग कहलाएगा। भैया ओटी में क्वेश्चन आएगा, एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, मालिक ने उनको गाड़ी में बैठा लिया, तो भाई कौन सा उद्योग कहलाएगा? उद्योग कहलाएगा सहकारी उद्योग, दोनों की भागीदारी होती है। ठीक है, कभी मालिक अपने उसको गाड़ी में नहीं बैठाता, अगर वो उसमें काम करेगा अच्छा तो दोनों भागीदारी उसको ही बैठा रहेगा। चलिए भाई सामाजिक विज्ञान का अगला क्वेश्चन है, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो। भैया कच्चे माल तथा भार के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है भारी उद्योग, दूसरे भाग का नाम है हल्के उद्योग। मतलब भारी उद्योग किसे कहा जाता है? भारी उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है, भारी उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो भैया बहुत भारी होते हैं और जगह भी घेरते हैं, उनको कहा जाता है भारी उद्योग। हल्के उद्योग इनको कहा जाता है भैया, हल्के उद्योग उन उद्योग को कहा जाता है जो हल्के होते हैं और जगह कम घेरते हैं, उन्हें हम हल्के उद्योग कहते हैं। सिंपल। भारी उद्योग में आता है सीमेंट का उद्योग, लोहा का उद्योग, इंजन बनाने का उद्योग। हल्के उद्योग में क्या आता है? हल्के उद्योग में आता है कपड़े का उद्योग, ठीक है, हवा पंखे का उद्योग, हवा करने वाला उद्योग, फैन चलाने वाला उद्योग, ठीक है भाई, और खाना खाने वाला उद्योग, कुछ भी बोल सकते हो, हल्का उद्योग होता है। डन हो गए? भारी उद्योग, हल्के उद्योग। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो भाई लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान समय में सारी वस्तुएं लोहा से ही अवेलेबल है। वर्तमान समय में सारी वस्तुओं में लोहे का उपयोग किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति अपना घर बनाता है तो घर में जो उसकी नींव, जो उसकी नींव उत्पन्न होती है वो लोहा से ही उत्पन्न होती है। जैसे कि पिलर बनाना, एक व्यक्ति खाने के लिए अपना आटा पिसाना जाता है चक्की पर, तो वो भी लोहा की बनी रहती है। और भाई कपड़े कपड़े बनाए जाते हैं, तो कपड़े कहाँ से बनाए जाते हैं? लोहा की मशीन से ही बनाए जाते हैं। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। सिलाई की मशीन, खाने के लिए आटे की चक्की, भाई आवास बनाना, इस सब में लोहे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लोहा
इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग अपनी मूलभूत व्यवस्था पर डिपेंड है।